हेलो एवरीवन। मोल कॉन्सेप्ट के सीरीज के एक और नए लेक्चर में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर 6 में आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम। क्या स्टडी करने वाले हैं? गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम को स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये होता क्या है उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, देखते क्या होता है। गे-लुसाक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा 1808 में इस लॉ को दिया गया। इस लॉ में क्या कहा था कि आप जब गैसेस को कंबाइन करते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन में जब भी आप गैसेस को कंबाइन करेंगे, दे कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा। इसको समझते हैं, कैसे समझें? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, 1000 ml हाइड्रोजन लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं 500 ml O2 से। ठीक है, तो हमें क्या देता है? 1000 ml ऑफ H2O वेपर देता है। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंपल रेशियो में हम लोग कैसे देखेंगे। हमको क्या करना है, सिर्फ सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा, उसको ध्यान देना है। यहाँ पे 1000 ml हमारे पास क्या है, H2 है, और उसके बाद 500 ml हमारे पास O2 है। आप इसको कट करोगे तो 2:1 में कंबाइन हो रहा है, फर्क नहीं हो रहा। तो इन्होंने यही कही थी कि आप जब भी गैसेस को कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपल रेशियो में कंबाइन होगा। 2:1 हो सकता है, 5:4 हो सकती है, यानी कि सिंपल रेशियो है ना जो होती है। इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये AIPMT 2014 में पूछा हुआ भी है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में। देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि इक्वल मासेस ऑफ H2O2 है ना, इक्वल मासेस ऑफ H2O2, इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम्स भी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2 मीथेन वुड भी क्या होगा, है ना। कहता है कि मास सबका सेम है, हाइड्रोजन का, H2 का और मीथेन का। ठीक है, उसको एक कंटेनर में लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या है, V है। तो आप उसको वॉल्यूम ऑफ गैसेस में इन तीनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं ना, कुछ देर पहले क्या पढ़े हैं, कुछ देर पहले हम लोग अभी पढ़े हैं कि यहाँ पे जब भी कंबाइन करेगी, ठीक है, गैसेस जब भी कंबाइन करती है तो सिंपल रेशियो में कंबाइन करती है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम क्या है, हमारा कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम से भी है, सबके लिए वॉल्यूम भी है, एक ही कंटेनर में सबको डाला जा रहा है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे बताइए आप लोग, कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। देखो, एवोगाड्रो लॉ को अगर देखोगे तो उसने क्या कहा था, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। अगर इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स से कंबाइन करेंगे रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, H2 है और फिर O2 है और फिर CH4 मीथेन है। ठीक है, इसका वॉल्यूम तो भी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, वॉल्यूम सबका भी है। कैसे कंबाइन करें, देखो नंबर ऑफ मोल से पहले निकालते हैं। मान लो कि सबका वेट 100 ग्राम है ना, सबका वेट कितना है, 100 ग्राम है। मान सकते हैं ना, क्यों नहीं मान सकते भाई, हम मान सकते हैं क्योंकि इक्वल मासेज है, इक्वल मासेज है तो सबका क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, सबका यहाँ पे सेम हो जाएगी, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे हमारा 100 ग्राम सबका मासेज इक्वल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर यहाँ पे ये है तो हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ती है, क्योंकि वॉल्यूम भी है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अगर हम H2O का निकालना चाहें तो यह 100 ग्राम है ना, ये कितना है, 100 ग्राम मास हो गया। वेट इसका हम अभी कंसिडर किया है ना कि सबका मास कितना है, सबका मास हमारे पास 100 ग्राम है। ठीक है, इक्वल मास है सबका, तो 100 ग्राम हमारा हो गया वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। सम हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं वो आगे पढ़ेंगे। O2 का वेट कितना है हमारा, यहाँ वेट सबका सेम है 100 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 16, 16 दूना 32। ठीक है, 32 हो जाएगी। एटॉमिक मास इसको कंबाइन करो। ठीक है, और CH4 का जो ये होगा ये 16 होगा, कार्बन 12 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, इसको जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएगा, N = 100/2, यानी ये हो गया 50, और उसके बाद 100/32 ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और उसके बाद यहाँ से 50, यानी 50/8 हो जाएगी। और इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 8 यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 है ना, 32 है,
तो 32 को कट करोगे तो 50/16 हो जाएगी और ये 50/8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसको कंबाइन कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, 50 को कॉमन ले लेते हैं। 50 को जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, उसके बाद इस 2, यहाँ पे बच जाएगी 15 कॉमन ले चुका तो 1/16, 1/16 बच जाएगा और उसके बाद यहाँ 1/8। और आप क्या करोगे यहाँ पे 8, इसका ये एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एलसीएम लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगी और यहाँ पे 2 हो जाएगा और नीचे 16 आ जाएगी। तो 16 को बाहर निकाल लो तो 50/16 हो गया। ठीक है, और यहाँ 16:1:2। देखो यहाँ पे ये वाला रेशियो हमको मिल रहा है। वॉल्यूम अगर हम भी रखते हैं और उसके बाद इक्वल मासेस सबका रखते हैं, तब जा करके हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो बनता है वो 16:1:2। ठीक है, ये बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या है हमारा, कौन सा मैच कर रहा है। 16:1:2 ये वाला 3 नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक गेल-ओसाक लॉ पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि एयर कंटेंट्स 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच विल रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कंप्लीटली 5 क्यूबिक फीट ऑफ एसिटिलीन गैसेस C2H2। देखो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एयर में 21% ऑक्सीजन होते हैं, जितना भी अर्थ है 21% ऑक्सीजन होते हैं इसमें। उसके बाद वॉल्यूम का अकॉर्डिंग है ना 21% है। कह रहा है हमको क्या करना है, एक एरिया दिया हुआ है। ठीक है, उसमें 5 क्यूबिक फीट जो है एसिटिलीन गैस को जलाने में कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वही हमें निकालना है। यानी हमारे पास एक एरिया है इन्वायरमेंट का 500 क्यूबिक फीट। ठीक है, उसमें एसिटिलीन गैसेज है। ठीक है, उस एसिटिलीन गैस को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ बर्निंग करेंगे तो किससे करेंगे, एयर ऑक्सीजन से करेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एयर एसिटिलीन गैसेज ले लिए C2H2, फिर 5O2 ऑक्सीजन ले लिए और यह हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगा, एसिटिलीन गैस C2H2O जब भी जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा तो CO2 रिलीज करेगा और साथ ही साथ हमारे पास रिलीज हो जाएगी H2O वेपर। आप इसको बैलेंस करो, है ना, बैलेंस करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगी और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगी। यह बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं एक एबव अकॉर्डिंग क्या ऊपर दिया गया क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है। तो वॉल्यूम अगर देखोगे तो 2 वॉल्यूम हमारे पास C2H2 है और 5 वॉल्यूम O2 है, 4 वॉल्यूम CO2 है और 2 वॉल्यूम H2O है। अब फ्रेंड्स देखो होगा क्या यहाँ पे, अगर हम 2 वॉल्यूम, ये जो एसिटिलीन है 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम एसिटिलीन को जलाते हैं तो 5 वॉल्यूम्स O2 की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो अगर हम यहाँ से एक वॉल्यूम को जलाएं ना, 2 वॉल्यूम से जलाते हैं तो कितना O2 की ज़रूरत पड़ती है, 5 O2 की। अगर हम एक वॉल्यूम को जलाएंगे तो कितना ज़रूरत पड़ेगा हमको, 5/1 पड़ेगी। नहीं आया समझ में। अगर हम यहाँ से 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन हम जलाते हैं तो हमको कितना ज़रूरत पड़ रहा है, 5 वॉल्यूम O2 की ज़रूरत पड़ रही है। तब हम क्या करते हैं, 1 वॉल्यूम जलाते हैं ना, 1 वॉल्यूम जलाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 वॉल्यूम जलाएंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5/2, है ना। 2 वॉल्यूम के लिए 5O2 तो 1 वॉल्यूम के लिए 5/2। और हमको कितना एरिया का जलाना है, एरिया दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ से 5 क्यूबिक फीट एसिटिलीन को जलाएंगे तो कितने O2 की ज़रूरत पड़ेगी, 1 वॉल्यूम में तो 5 O2 की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास अब एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 500। तो 500 के लिए जलाएंगे तो 5/2 इंटू क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगी। ओवरऑल ऑफ 1250 की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन। 500 क्यूबिक फीट ऑफ एसिटिलीन को जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 1250 क्यूबिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अब एयर कितना रहेगा उसमें, वो ओवरऑल एयर देख लेते हैं ना। ऑक्सीजन तो 550 हो गया, अब ओवरऑल एयर वो पूछ रहा है। तो ओवरऑल एयर हम कैसे पता करें, 100% होते हैं और उसमें 21% तो ऑक्सीजन हो गया और साथ में कितना एरिया है 1250 है। आप इसको सॉल्व करो तो
59 52 क्यूबिक फीट एयर की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही कह रहा है कि कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, तो ओवरऑल एयर का निकालना है। ऑक्सीजन की ज़रूरत इतनी पड़ी और एयर की ज़रूरत ये हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहा था, इक्वल वॉल्यूम्स, गैसेस का इक्वल वॉल्यूम्स को जब भी आप कंबाइन करेंगे उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेंट रहेगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, अरे देखो यहाँ ऊपर में देखते हैं, यहाँ पे हम वन वॉल्यूम हाइड्रोजन लिए, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन में जब वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कितने ओवरऑल 10 है, और यहाँ पे कितना है 10 है, और ऑक्सीजन वन वॉल्यूम लिया तो ऑक्सीजन भी 10 है, ओवरऑल कितना मॉलिक्यूल्स हो गया 30। अब प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में आएंगे तो यहाँ पे ओवरऑल कितना मॉलिक्यूल्स है 30, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यही कहा था अवोगाड्रो ने। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अवोगाड्रो ने जो बातें कही है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे अवोगाड्रो ने क्या कहा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में हल्का सा डिफरेंस दिया है। प्रेजेंट टाइम के अनुसार एवोगाड्रो ने जो कहा था वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वेट अंडरस्टैंडेबल है। अगर हम H2O2 को प्रोड्यूस करते हैं, मिलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो H2O बनता है। तो H2O किससे कंबाइन करता है, H2 हमेशा कंबाइन करता है एक वॉल्यूम ऑफ O2 से, तब हमको 2 वॉल्यूम ऑफ H2O मिलता है बिना ही कोई अनरिएक्टेड O2 के साथ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a container of 5 liter consists CO2 gas, another container of half volume consists O2 at same condition, would it follow Avogadro law। देखो कह रहा है कि यहाँ पे 5 लीटर कंटेनर में एक CO2 गैस है, ठीक है, जो 5 लीटर है, और दूसरा एक कंटेनर है जिनमें वॉल्यूम कितना है, आधा है ना, वॉल्यूम इसका कितना है, हाफ है। तो क्या ये एवोगाड्रो लॉ को फॉलो करेगा। एवोगाड्रो लॉ को फॉलो कैसे करता है, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो चाहिए उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। हाँ तो फॉलो कर जाएगा ना, अगर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो फॉलो हो जाएगी। अब यहाँ पे समझ लो, एक मोल वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर होते हैं, ठीक है, ये बातें याद रखनी है। डाल्टन लॉ पे आते हैं। डाल्टन लॉ ने क्या कहा था, डाल्टन लॉ ने 1803 में अपना थ्योरी दिया था। इसने क्या कहा था कि एटम्स जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, वो सब मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, सारा मैटर्स मिलकर बने होते हैं। अब पार्टिकल्स है ना, स्मॉल पार्टिकल्स होता है उससे मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। तो एटम जो है वो ज़्यादा कंसिडर्ड हार्ड होता है, डेंस होती है, और वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर है, उससे छोटा मैटर कोई नहीं है, ये डाल्टन ने कही थी, ठीक है। हालांकि बाद में और भी थ्योरी आई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्ट कहता है उसको, एटम का ही पार्ट है वो। तो इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल है ना, अब वो आगे डिवाइड नहीं हो पाएगी, वो इतना छोटा है, ठीक है। आप जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा सोचो, आपके सोच से भी ज़्यादा छोटा, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं। एटम्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ईंट लेते हैं, ठीक है, एक ईंट का आप टुकड़ा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, ठीक है, इतना टुकड़ा इसमें कर दो कि अब वो क्या हो, डिवाइड ही ना हो, अब वो डिवाइड नहीं हो सके, ठीक है, वो डिविजिबल नहीं हो, ठीक है। जब डिविजिबल नहीं है तब उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, उस सिचुएशन को हम लोग एटम कहेंगे। तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके ही बने होते हैं। और साथ ही साथ डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने एक बात और कही थी, दूसरा पॉइंट, कि इनमें जो भी एलिमेंट हम उठाते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट हम उठाते हैं उस एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं सबका मास और प्रॉपर्टी सेम रहता है। क्या क्या सेम रहता है, मास भी सेम रहेगा और प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, सारे एटम्स का जितना भी एटम्स है वो सबका सेम रहेगी, मास और प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सब सेम रहेगा। यानी कि ईच एलिमेंट कंसिस्ट आइडेंटिकल काइंड ऑफ एटम्स, कहने का मतलब वही है कि आइडेंटिकल किस मामले में होगी, आइडेंटिकल इसी मामले में होगी कि उसका मास और प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा था, अलग अलग अगर हम लोग एलिमेंट लेंगे ना, डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट कंटेन होंगे ना। हम सेम ले, जैसे आयरन का ले लिए एलिमेंट, तो आयरन में तो सिर्फ आयरन रहेगी, तो आयरन जितने भी एटम से मिलकर बना है सबका प्रॉपर्टीज और मास सेम रहेगा सारे एटम्स की। लेकिन अगर हम दूसरा ले लेते हैं ना, दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे हम कार्बन ले लिए या फिर कॉपर ले लिए, कॉपर तो अलग एलिमेंट हो गई, तो उसका जो एटम होगा वो उनके लिए सेम होगा पर आयरन के लिए सेम नहीं होगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट है, ठीक है।
और दूसरा बात के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ये सेटिस्फाइड भी करता है, ठीक है, डाल्टन्स का लॉ। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है डाल्टन्स लॉ। इसने कहा था केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करती है। मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इन एटम्स को ना बना सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ किसको सेटिस्फाइड करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को सेटिस्फाइड करता है। जब भी आप एटम्स को सेम या डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही या सिंपल होल रेशियो में ऐड होगी, ठीक है, कंबाइन करेगा। अब इसका लिमिटेशन देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। इसका लिमिटेशन क्या है, देखो ये थ्योरी फेल हो गई थी क्या, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, एटम्स अगर अलग अलग प्रकार के हुए और मास अगर अलग अलग हुआ तो उनका वैलेंसी ये सब चीज़ का थ्योरी नहीं दे पाया था, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो प्रपोज नहीं कर पाई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और साथ ही साथ डाल्टन्स ने किस चीज़ की खोज नहीं कर पाई थी, उसने आइसोबार्स और आइसोटोप्स के बारे में नहीं कहा था, क्योंकि अब सेम एलिमेंट है ना, कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, है तो एलिमेंट सेम लेकिन इनके एटम्स के मासेस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये फेल कर गई ये थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मासेस क्या होता है, हमेशा डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, एलिमेंट सेम होता है। और साथ ही साथ आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है और एटॉमिक मास सेम रहता है। ये थ्योरी तो उन्होंने डाल्टन ने दी नहीं थी, तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन आ जाती है, जो फॉर्मेशन नहीं कर पाया। और साथ ही साथ बाद में रदरफोर्ड आए ना, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि देखो एटम्स तो की जो थ्योरी है कि उसको हम और भी डिवाइड नहीं कर सकते, वो गलत है। गलत इस प्रकार से कि जब रदरफोर्ड आए तो वहाँ पे उसने न्यूक्लियस देखा, प्रोटॉन्स देखे एक्स रेस के थ्रू, है ना, फिर न्यूट्रॉन से देखा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ये सारी चीज़ें बाद में आई है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब डाल्टन थ्योरी गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है कि कैन यू फाइंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फ्रॉम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट्स। कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो अभी दिया है उसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से मिलके ही डाल्टन एटॉमिक्स का थ्योरी बनाया क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क करा, आप सोचिएगा, पीडीएफ को पढ़िएगा अच्छी तरह से। अब आते हैं एटम के बारे में ना, ये तो डाल्टन ने कहा ही दिया था कि कोई भी पार्टिकल्स है वो स्मॉलेस्ट है और वो पार्ट एटम कहलाएगी। एटम एक ग्रीक लैंग्वेज है ना, एटम से, जिसका मतलब होता है नॉट टू बी कट, इनडिविजिबल, है ना। एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है, एटोमियो, ठीक है। एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, ठीक है, यानी कि वो और भी ज़्यादा डिवाइड ना हो पाए, नॉट टू बी कट, यही एटम्स का कहानी है, आप उसको और भी ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब एटॉमिक मास में आते हैं, ठीक है। देखो हर एक चीज़ का अपना एक मास है, तो हमारे पास एटम्स है तो एटम्स के भी अपना एक मास है। अब अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मासेस होंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास को डिटेल में, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है वो कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।